हमारे साथ हैं कमल स्वरूप जी, जिन्होंने रंगभूमि नामक एक फ़िल्म बनाई है जिसमें उन्होंने दादा साहेब फाल्के के अनछुए पहलुओं को छुआ है, जिसके लिए रिसर्च करते करते वो बनारस तक पहुँचे। आइए उनसे जानते हैं उनकी इस फिल्म के बारे में। कमल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये फ़िल्म किस तरह से रिसर्च आगे बढ़ी, आप कैसे पहुँचे कि बनारस पर तक ये कहानी कैसे पहुँची? 1990 में फाल्के पे रिसर्च शुरू किया था, तो एक किताब बनाई थी स्क्रैप बुक करके, वो ये ट्रेसिंग फाल्के है इसका नाम। उसके बाद मैंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी फिल्म डिवीज़न के लिए, फाल्के चिल्ड्रन करके। फिर जो भी कुछ काम करता था फाल्के रिलेटेड ही करता था, उसी पे आधारित था सब। फिर 1906 से लेकर 8 तक मुझे एक ग्रांट मिली थी इंडियन फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स से, कि जहाँ जहाँ फाल्के रहे थे जिन जिन शहरों में, वहाँ जाके उनके बारे में वर्कशॉप करना, वो साहित्य के विद्यार्थी या फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी उनके साथ। तो वो लोग भी मेरे साथ मिलकर रिसर्च करते थे और हम लोग उनके बारे में छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे। उसके आधार पर हम लोगों ने एक साइट बनाई थी फाल्के फैक्ट्री। तो जहाँ जहाँ रहे थे, नासिक, बॉम्बे, कोल्हापुर, पूना, बड़ौदा, वहाँ मैं गया था और वहाँ हम लोगों ने रिसर्च किए और कहानियाँ लिखी और छोटी छोटी फिल्में बनाई। बनारस बच गया था, तो ये कुंडू साहब यहाँ चीफ बन गए थे, तो उनको मैंने बताया कि मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ तो मैं बनारस जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। तो मैं फिल्म डिवीज़न की मदद से बनारस गया। बनारस के बारे में मेरी किताब में तो रिसर्च था, इसमें करीब 2.5 पेज हैं उसके, तो कुछ तो मालूम था मुझे। और वो नाटक मेरे पास पहले से था, तो पहले तो मैं मंचन करना चाहता था पर बड़ा महंगा है तो वो कर नहीं पाया। तो मैंने उनके छोटे छोटे टुकड़े पढ़े और बाकी बनारस में उनके जीवन से क्या हुआ था। तो जब उनके बच्चे ज़िंदा थे 1994 के तक, कुछ 3-4 लड़के ज़िंदा थे और 1-2 लड़कियां ज़िंदा थी। तो उनसे उनके जो बचपन की मेमोरी है या बनारस की मेमोरीज़ है वो मेरे पास रिकॉर्डेड थी। मेरे पास करीब 36 घंटे की रिकॉर्डिंग थी उनके परिवार के साथ। तो उसके आधार पे ये काम बनारस में हुआ। इस फिल्म को देख के ऐसा लगता है कि कहीं भी स्क्रिप्टेड नहीं थी ये पूरी फिल्म, ऐसा लगा कि जैसी रिसर्च बढ़ती गई वैसी कहानी आगे बढ़ती गई। तो ये पूरा अनुभव कैसा रहा? मतलब मेरा तरीका ही वो फिल्म बनाने का वो ही है कि रिसर्च जो है अपने आप में फिल्म हो जाती है। और ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाया भी गया है, पता ही नहीं चलता कि अगले शॉट में क्या होने वाला है। वो ऐसा लगता है कि जो कैमरामैन को दिखा उन्होंने वही शूट करते गए। लेकिन अगर आपने देखा हो भारतीय फिल्में आजकल जिस तरह की कमर्शियल फिल्मों में बनारस का चित्रण हो रहा है, ज़्यादातर जगह हम देखते हैं कि कलर करेक्शन के साथ बहुत खूबसूरत बनारस दिखाया जाता है, घाट की गंदगी को छुपा दिया जाता है। आपके में कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता, दिखता है कि जो बनारस है, जो रंग बनारस के हैं वही दिखते हैं? दूसरी चीज़, क्योंकि मैं ऐसा नहीं दिखाना चाहता था जैसा बनारस है, तो चूँकि रंगमंच के बारे में तो मेरे एक दोस्त हैं जो कि प्रोफेसर थे उधर पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में प्रोडक्शन डिज़ाइन के। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक पत्थर का मिनिएचर बनाया हुआ है बनारस का, जो इसमें दिखाया गया है। तो मेरी कल्पना ये थी कि हम भले शूट कर लें कि लोग गलियों में जा रहे हैं, घरों में लोग इंटरव्यू हो रहे हैं, पर किसी तरह से मैं इस तरह का एक इल्यूज़न पैदा करूँगा कि सबकी सब जो है ना मिनिएचर के अंदर हो रहा है। तो मतलब वो मिनिएचर मेरा रंगमंच हो जाता है। तो वो एक तरीका था। मैं नहीं चाहता था कि बनारस को ऐसा टूरिस्ट की तरह मैं उसको देखूं, क्योंकि एक तो 1920 की बातें हो रही थी, तो मुझे बनारस इतना इम्पोर्टेंट नहीं था मेरे लिए। पर चूँकि वो बनारस में थे और वो मिनिएचर जो है वो रंगमंच बन गया, तो उसकी वजह से थोड़ा अलग हो गया। आपने गांधी फिल्म में असिस्ट किया है और आपने बहुत ही लंबे समय से आप जुड़े रहे हैं खुद फिल्म इंडस्ट्री से। तो आप कैसे देखते हैं कि आजकल की जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम सिनेमा, जो कमर्शियल सिनेमा है, और जो पैरेलल सिनेमा आ रहे हैं, जो जिस तरह से क्राउड फंडिंग की आजकल बात हो रही है, बहुत सारे नए नए तरीके आ रहे हैं जिनसे डॉक्यूमेंट्रीज़ को एक नया आयाम मिल रहा है। तो आप इस तरह के फेस्टिवल्स को, इस तरह के और क्राउड फंडिंग वगैरह को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे आप फाल्के का देखेंगे तो लंका दहन जब बना रहे थे, ये जब इन्होंने 3 फिल्में बना ली थी, तो ये लंदन गए थे फाइनेंसेस के लिए। फिर लंका दहन के लिए ये फिल्म अपनी बार पूरा हिंदुस्तान में दिखाते थे। राजा महाराजों के पास जाते थे, दुकानदारों के पास जाते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाते थे। फिर एक पैसा फंड भी निकला था जिसमें एक पैसा देके वो पूंजी इकट्ठी और उससे फिल्म बनाए। क्राउड फंडिंग तभी से चली आ रही है। अरे बहुत पुरानी चीज़ है। जो फाल्के ने जो करा है वो सब मतलब वो अभी जो हो रहा है वो सब वो कर चुके हैं। वो कॉरपोरेट भी बनाए हैं उन्होंने, कोऑपरेटिव भी बनाए हैं, सब कुछ कर चुके हैं, स्टूडियो बना चुके हैं।
तो एक्चुअली उनके जीवन के बारे में लोग पढ़ेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि अभी जो हो रहा है नया नहीं है। ये बहुत ही नायाब आपने चीज़ बताई कि किस तरह से वो सब कुछ हो चुका है पहले, जो हम आज की मॉडर्न सिनेमा की हम बात कर रहे होते हैं दादा साहेब का। तो हम सिर्फ बनारस ही क्यों, क्या हम उम्मीद करें कि हम आगे चल के हम पूरे दादा साहेब फाल्के की पूरी ज़िंदगी आपके माध्यम से देख सकेंगे? वो बाकी शूट तो हो चुका है, नासिक का जो अध्याय है, बॉम्बे का है और कोल्हापुर का है, पूना का है, वो हो चुका है। उसकी एडिटिंग बाकी है। फिर सारा की सारा मिला के मैं 70 मिनट की एक फ़िल्म बना रहा हूँ, तो उसमें पूरा उनका जन्म से लेके अंत तक है। फिर एक और चित्र है जो कि फिक्शनलाइज है, 20 रानियों के बाइस्कोप, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, वो इनके जन्म से मृत्यु तक है। दूसरा जो फाल्के फैक्ट्री है, उसमें मैंने इनकी टाइमलाइन बनाई है 1870 से लेकर 1944 तक। उस टाइमलाइन को फिक्शनलाइज किया हुआ है, वो साइट पे है। पर वो तो मतलब एक फिल्म बन नहीं सकती है, वो तो मतलब बहुत लंबी चौड़ी, मतलब अगर बनेगी वो तो करीब 20-25 घंटे की बनेगी वो। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कमल जी हमारे साथ, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से रंगभूमि के ज़रिए इन्होंने बनारस में जो बाबा दादा साहेब फाल्के के अनछुए पहलू थे उन तक पहुंचने की कोशिश की, और अब जल्द ही पूरे भारत में जिस तरह से उन्होंने अलग अलग जगह रहे उस पर एक पूरी फिल्म लेकर आ रहे हैं। और ये फिल्म रंगभूमि भी जल्द ही कई शहरों में, बनारस इंक्लूडिंग, वहाँ पर दिखाई जाएगी। शुचिता चतुर्वेदी, न्यू मीडिया सेल, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मुंबई।